हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज की वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो कि 2025 में 24 फरवरी का हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, क्लास 10th के कैंडिडेट्स। और इन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है वो बहुत ही लकी स्टूडेंट्स हैं। और उनका जो पेपर है 2025 में हिंदी का, जो कि 24 फरवरी में मिलने वाला है, सेम टू सेम यही पेपर मिलने वाला है। हो सकती है ये 2 घंटे बाद वीडियो डिलीट हो जाए यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब ये अलाउ नहीं करता है, क्योंकि पूरा पेपर हमें यहाँ से मिल गया है। पूरा पेपर बताया जाएगा, नहीं आया तो पूरा देख लेना। आप 24 फरवरी को आप जब सुबह एग्जाम देने जाओगे, क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है, क्लास 10th का 24 फरवरी को। तो इस वीडियो पे क्लिक किया तो बहुत लकी स्टूडेंट हो आप। तो चलिए पूरी पेपर जल्दी से जल्दी बता देते हैं, और इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देख लिए। हो सकता है 2 या 3 घंटे के बाद ये वीडियो डिलीट हो जाए यूट्यूब से। अगर आपको चाहिए तो फिर इसके बाद दूसरी वीडियो पे, कोई भी किसी वीडियो पे जाके कमेंट कर दिया, उसकी पीडीएफ हम बता देंगे। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। बहुत ही वायरल पेपर चला हुआ है ये, 24 फरवरी को आपको यही देखने के लिए मिलने वाला है। पूरा डिटेल बताते हैं आप सभी को। क्लास 10th हिंदी का खंड अ, पूर्णांक 70 रहने वाला है। समय देखिए यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट में का समय मिलने वाला है आप सभी को। निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं, निर्देश चेक करके बताएंगे। सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करने पर ओएमआर आंसर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही गोले का पूर्ण रूप से काला करें। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है आप सभी के लिए। यहाँ पे खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर उत्तर शीट पर उत्तर किए उत्तर जाने के पश्चात उसे काटने तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। और यहाँ पे लास्ट है, प्रत्येक प्रश्न के उसके अंक निर्धारित है सामने, यानी कि 20 अंक का पहला, ये सभी आपको ओएमआर शीट पर करने हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बहुविकल्प प्रश्न अ, सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है आप सभी का। यहाँ पे ये रहा, पूरी डिटेल आप जल्दी से जल्दी चेक करेंगे। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या शुक्लांतर युग? इसका राइट आंसर लिखने वाले हैं जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर रहने वाला है द्विवेदी युग, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, कविता, कहानी? चिंतामणि, चिंतामणि आप सभी को पता ही होगा, निबंधात्मक रामचंद्र शुक्ल की है ये। निबंध है ये, यहाँ पे निबंधात्मक रामचंद्र शुक्ल की है चिंतामणि। इसे भी यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, निराला? पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे को पता होगा, ये मुंशी प्रेमचंद्र की है गबन। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1936 से 1943, और 1913 से 1938, 1908 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? शुक्ल युग की समयावधि पूछिए यहाँ से, तो आपको पता ही होगा 1938 तक रहने वाली है शुक्ल युग की समयावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन है आप सभी का। यहाँ पे नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रेखा चित्र, जीवनी, साक्षात्कार, भेंटवार्ता? ये नीड का निर्माण पूछा है। नीड का निर्माण आपको पता ही होगा, ये आत्मकथा है एक। नीड का निर्माण फिर ये आत्मकथा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करेंगे। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? किस युग की रचना है? इसका राइट आंसर है सिक्स्थ क्वेश्चन का, द्विवेदी युग, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है? हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन? मधुशाला पूछिए, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला यहाँ पे रचना रहने वाली है हरिवंश राय बच्चन की, जो कि सी आपका राइट आंसर रहने वाला है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा या जयशंकर प्रसाद? यहाँ पर भारत भारती की पूछिए, किसकी रचना है भारत भारती? राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से जल्दी लगा दीजिए, भारत भारती। ये 8th क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जिस भी कैंडिडेट्स का है वो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, आधुनिक काल कब से कब तक रहने वाला है? 1843 से अब तक, 1642 से 1800
1943, 1936 से 1943, 1918 से 1936। इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी लगा दीजिए क्या रहने वाला है। और इसका राइट आंसर रहने वाला है 1843 से अब तक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। मतीराम पूछा है यहाँ से, मतीराम किस युग के लेखक हैं? आपको पता ही होगा ये भक्तिकाल के लेखक हैं, कवि सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, हास, रति, निर्वेद। ये तो हर एक कैंडिडेट्स को पता ही होगा, हास्य रस और करुण रस दो आने वाले हैं। करुण करुण रस आएगा तो शोक, और हास्य रस आएगा तो हास। नेक्स्ट है, सोह तोड़े पीठ पत्र श्याम सरोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। यह किसकी रचना है? और यहाँ पे कौन सा अलंकार पूछा है? अलंकार बताएंगे, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है सोह तोड़े पीठ पटु। ये जरूर लिख लेना, ये 101% आपके सामने ये देखने के लिए मिलने वाला है यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि बी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2, 5, 3, 4। यहाँ पे पूछा है रोला छंद, छंद एक आएगा, रोला छंद से आने वाला है आप सभी के लिए यहाँ पे। इसका राइट आंसर रहने वाला 4 चरण होते हैं रोला छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? वे, अक, मान, आ। आकर्षण पूछा है यहाँ पे, आकर्षण, तो आकर्षण का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? रचना के आधार पर पूछा है 2, 6, 5, 3। रचना के आधार पर वाक्य के भेद अगर आपको पता है तो बतला दीजिए, नहीं तो अभी चेक कर लें एक बार। इसका राइट आंसर रहने वाला है 3, जो कि डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में समास पूछा है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। राइट आंसर जल्दी जल्दी लगा दीजिए क्या रहने वाला है? पीताम्बर में समास कौन सा है? आपको पता ही होगा, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या रहने वाला है? आंसू। तत्सम पूछा है आंसू का, बिल्कुल राइट आंसर। जिस भी कैंडिडेट्स का अश्रु आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, अश्रु। और नेक्स्ट है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? लिख के लेना लेना, 22 यानी कि 24 फरवरी को आपके सामने यही पेपर देखने के लिए मिल रहा है, जरूर लिख के लेना। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता। राइट आंसर लगा दीजिए क्या रहने वाला है? कृतवाच्य की में किसकी प्रधानता रहती है? कृतवाच्य में रहने वाली है कर्ता की प्रधानता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे, तभ्य शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक बहुवचन। राइट आंसर क्या रहने वाला? ताभ्य। ताभ्य शब्द में विभक्ति वचन पूछे हैं, तो इसका राइट आंसर रहने वाला षष्ठी विभक्ति बहुवचन। बिल्कुल जिस भी कैंडिडेट्स का आंसर है सी, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम पूछा है यहाँ से, मनुष्य, वह, बचपन, इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम बताइए इनमें से सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य है, वह है, बचपन है। बिल्कुल राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को बहुवचन सर्वनाम कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर ये मनुष्य संज्ञा है, बचपन भी संज्ञा रहने वाली है, और वह सर्वनाम है। तो यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि ओएमआर वाले थे, वो यहाँ से हमने पूरे कंप्लीट करा दिए ओएमआर वाले क्वेश्चन। और यहाँ से आपके ओएमआर 20 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है वर्णनात्मक प्रश्न की। वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आपको कॉपी पे लिखने होंगे। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, जो कि 50 नंबर का, 20 नंबर के ओएमआर हो गए, 85 हो गए, तो यानी कि आपके 70 नंबर हो गए। इस प्रकार अब इसको देखेंगे एक बार। खंड व में सबसे पहले गद्यांश है, गद्यांश को रीड आउट करना है सबसे पहले यहाँ पे। ये गद्यांश है, हम सेकंड अथवा में, या आप इसे कर सकते हो पहले वाले को, या अथवा में है उसे कर सकते हो। यहाँ पे अथवा वाले को बता देते हैं, आप किसी को भी कर लीजिएगा, बात एक ही रहने वाली है, क्वेश्चन उतने ही मिलेंगे नंबर। जो कि सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे अथवा वाले को, अथवा वाला क्या रहने वाला है चेक करेंगे एक बार। सबसे पहले यहाँ पे है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूभ्रष्ट पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो यहाँ पे ये रहने वाला है गद्यांश, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन हुए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है सबसे पहले।
इसके बाद है गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। थर्ड है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। यहाँ से आप सभी का एक कौन सा आंसर जरूर क्लियर हो जाएगा। ममता, ममता आपका चैप्टर था, ये ममता ही पाठ से लिया गया है। और ममता किसके रचयिता थे, यहाँ पे वह गद्यांश लिखना है, तो पूरा गद्यांश बताएंगे। दो दो नंबर मिलने वाले हैं आप सभी के यहाँ, यानी कि पहले क्वेश्चन कर दोगे दो, इसके दो, इसके दो, यानी कि इससे 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से आपके। तो गद्यांश कैसे लिखना है वो चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन से पाठ से है, ममता। मैंने बता ही दिया था ममता नामक पाठ से है। संदर्भ इस प्रकार लिखना है आपको। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संग्रहित ममता नामक कहानी से उद्गत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। इस प्रकार आप लिख दीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन क्या था विपद के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है हमारा पूरा। दूसरा है गद्यांश की रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि इसके नीचे अंडरलाइन है, उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आप सभी को। हम एक बार पूरे की बता देते हैं, आप उसके बारे में चेक कर लेना। पूरे की बता देते हैं यहाँ से। रेखांकित अंश की व्याख्या चेक करेंगे। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती है, अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, दुस्साहस किया है। इस प्रकार आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या रहने वाली है। थर्ड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे चेक करेंगे एक बार। थर्ड क्वेश्चन था ममता द्वारा किस कार्य की ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। ईश्वर के विरुद्ध क्या बताया गया है ये पूछा यहाँ से। तो चेक करेंगे एक बार। प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने की कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया है। तो यहाँ से हो जाएंगे आप सभी के तीनों क्वेश्चन क्लियर। तो यहाँ से आप सभी के 6 क्वेश्चन जो कि 6 नंबर है वो क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है उसे चेक करेंगे एक बार। यहाँ से खंड में ये हो गया। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, यहाँ पे चेक कर सकते हैं दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर, जो कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगो गिरे लंगे, और यहाँ पे अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुन गूंगो पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करना में बार बार बंद होते हैं पाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर पहला आपको आता है तो उसे कर दीजिए, अथवा में ये है उसे कर दीजिए। हम अथवा वाले को बता देते हैं। सुंदर सोने सुंदर वैन सुदास सर सुधारस सान सयानी है, जानकी, देखिए कहाँ गया, जानकी जानी भली, तिरछे करे नैन तिन्हें समझावे, कुछ मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर रसे रावे, अविलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बेगसी, मन मंजुल कंज कली। तो इस क्वेश्चन को बताते हैं आपको। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। उपरोक्त रेखांकित अंश का पद्यांश संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अनुराग तराग तथा मंजुल मंजल कंजली में कौन सा अलंकार है, ये सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले पद्यांश देखेंगे, पद्यांश कौन से कहाँ से लिया गया है। पद्यांश के लिए आपको आता है तो देख लीजिए, नहीं आता तो एक बार और चेक करेंगे। यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, यानी कि वन पथ पर नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। इस प्रकार लिख देंगे तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे पूरे पूरे। इसके बाद बात आती है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश कौन सा है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजिल मंजकली। तो यहाँ पे इस प्रकार इस ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ से प्रसंग लिख दीजिए। प्रसंग आता है तो इस पंक्तियों में ग्राम बधुओं ने के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सीता जी अपने हाव भावों से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। व्याख्या इस प्रकार करनी है आपको। व्याख्या लिख के, ग्राम बधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा है कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम बधुओं के अमृत जैसे वचन सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए। इस प्रकार आपको लिख देना है। इस प्रकार लिखने के बाद आप सभी का यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद बात आती है नेक्स्ट,
जो कि अनुराग तड़ाग मंजु मंजली कंज कली में कौन सा अलंकार है। आप चेक कर सकते हो अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। इसे भी चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे चेक करने के लिए ये तो हमने बता दिया, और अभी रह गई थी रेखांकित की व्याख्या, उसे चेक करेंगे एक बार। का उत्तर मुस्कुराहट तथा मुस्कुराहट दृष्टि से दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्री और चित्त लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखते हुए अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ग्राम बधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। इस प्रकार आपको यहाँ पे रेखांकित की व्याख्या करनी है। मन से बना कर भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं कि ऐसा ही सेम जो हमने बताया सेम डिट्टो लिखा जाए, आप मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है जो पूछा था अलंकार। तो अलंकार चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये रहा, सुन सुंदर बैन सयाने है जानकी जानकी बली। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है, अनुराग तड़ाग में पूछा था। अनुराग तड़ाग भाने में ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ से अनुप्रास अलंकार रहने वाला है, और रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो अनुप्रास अलंकार इसमें रहने वाला है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसे कंप्लीट होने के बाद बात आती है नेक्स्ट। यहाँ पे तीनों प्रश्न हो गए आपके, यहाँ पे आपके 6 नंबर और क्लियर हो गए। और यहाँ पे नेक्स्ट है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3+2 यानी कि 2 नंबर तो आपके उसके संदर्भ लिखने के, 3 नंबर हैं आपके हिंदी में अनुवाद करने के। अगर आप इनमें से कोई भी आता है, पहला आता हो ऐसा नगरी वाला, उसे कर दीजिए। नहीं तो मानव जीवन से संस्करण अस्थि, इसे कर दीजिए। हम कौन सा भी दोनों में से आपको एक बता देते हैं, तो चेक कर लेना आपको कौन सा आता है। तो एक बार वो आता है उसी को करना है आपको। तो यहाँ से वाराणसी वाले को बता देते हैं एक बार, यानी कि ऐसा नगरी वाले को। ऐसा नगरी संस्कृतस्य संस्कृते भाष्यस्य केंद्रम स्थली अस्ति ते एवं संस्कृतस्य वागम्पस्य संस्कृतिस्य आलोकस्य सर्वत्र प्रसूत। मुगल राजः दादरदारसिकोः अत्रागस्त्य भारतीय दर्शने शास्त्राणि अध्ययनम् अकरोत् चेतसा ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यर्कितेन उत उपनिषदम् अनुवाद पारसी भाषाया कारते। यह रहने वाला है आप सभी का यहाँ पे पैराग्राफ पूरा। इसका हिंदी अनुवाद करना है और उसके बाद वो करना है, इसके संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ इस प्रकार है, इसका चेक कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद बात आती है इसके प्रसंग लिख दिया। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थी के विषय में बताया गया है। यहाँ पे इस प्रकार ये रहने वाला प्रसंग की बात आती है। अनुवाद की हिंदी अनुवाद किस प्रकार करना है आप सभी लोग हिंदी अनुवाद चेक करेंगे। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलीय है। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभाव हुआ था कि उसने अपने शब्दों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यहाँ पे ये हो जाएगा हिंदी अनुवाद आप सभी का। हिंदी अनुवाद होने के बाद नेक्स्ट बात आती है। नेक्स्ट ये यहाँ से चेक कर सकते हैं, अथवा ये सारी चीज 5 नंबर यहाँ से ऊपर वाली हो गई। इसके बाद दिए गए चौथा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर इसके भी हैं, 2 नंबर संदर्भ लिखने के हैं, और 3 नंबर आपके जो कि संस्कृत उसके लिखने के हैं अनुवाद को। यहाँ पर मानव हित्वा प्रियो भवते क्रोधम हित्वा न सोचते काम हित्वा न भवति लोभ हित्वा सुख भवति। अथवा करके ऐसे भी लिखते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवति। इसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिए, कोई सा भी लिखना है। हम पहले वाला ही चेक करके बता देते हैं आप सभी को। सबसे पहला है उसे ही चेक करके बता देते हैं। यहाँ से इसमें हिंदी में अनुवाद भारतीय संस्कृति, और यहाँ से चलो दूसरे को बता देते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है जो सर्वे भवन्तु वाला, उसे चेक कर लेंगे एक बार। प्रस्तुत श्लोक के संदर्भ इस प्रकार लिखना है आप सभी को। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना का
प्रकाश डाला गया है। अनुवाद करना, सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी न बने। यहाँ पे 2 नंबर तो आपके संदर्भ और प्रसंग के हो जाते हैं, 3 नंबर अनुवाद के हो जाते हैं। यहाँ से 5 नंबर तो इस प्रकार यहाँ से आप सभी के क्लियर हो जाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट। यहाँ पे ये वाली चीज हो गई। इसका अपने पठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। पठित काव्य खंड के एक का उत्तर देना है यहाँ से। जो आपने मुक्तिदूत हो, ज्योति जवाहर हो, मेवाड़ मुकुट हो, अग्र पूजा हो, सुजय सुभाष मात्र, भूमि कर्ण, करमवीर भारती तुमुल, जो भी आप जिस भी राज्य से हैं आपको पता होगा आपके राज्य में कौन सा आता है, तो वो चेक कर लीजिए आपके राज्य में कौन सा आता है, वहां से आपको ये करना है। अब नीचे है जीवन परिचय। जीवन परिचय बिल्कुल आने वाले हैं, 3 में से एक आएगा। तो यहाँ पे हम एक बताएंगे, जरूर आने वाला है, जो कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताने वाले हैं। 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताएंगे आपके सबसे पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चेक करेंगे यहाँ से। राजेंद्र प्रसाद जीवन परिचय बहुत सिंपली सा लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन परिचय। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इस प्रकार आप लिखिए। सबसे पहले जन्म लिखना है, कहाँ हुआ था उनका, कौन सी सन में हुआ था, बिहार में लिखा था हमने, और फिर छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इस प्रकार लिखना है। इसके बाद लिखना है आपको यहाँ पे इनके पिता के नाम महादेव सराय था। इनके परिवार गांव में संपूर्ण और प्रतिष्ठित कृषक परिवार में से था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे, आया करते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र की सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का सर्वप्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न, देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न सन 1962 ईस्वी में अलंकृत किया गया। जीवन भर राष्ट्र का निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 को दिवंगत हो गए, यानी कि जिनका देहांत हो गया, यानी कि इनका मरण हो गया, मर चुके थे 1963 ईस्वी में। इस प्रकार आपको लिखना है कि कहाँ पे पढ़े थे जीवन परिचय, समझ लीजिए एक बार। सिम छोटी छोटी सी बातें आपको लिखना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म लिख दीजिए। जन्म क्या, इनकी माता का नाम था क्या था, पिता का नाम क्या था, और इनके भाई बंधु का किसी का नाम आता है तो वो लिख दीजिए। पढ़ाई कहाँ से की थी, कौन से कॉलेज से, और जो कि और ऊंची ऊंची उत्तीर्ण शिक्षा होती है वो कहाँ से की थी, इन्होंने कार्य क्या किया था, वो सारी चीजें कुछ अपने मन से बना बना के लिख दे दी तो आपका कोई भी नंबर रोकने वाला नहीं है। यहाँ से इस प्रकार हो गई। और मरण लिख दीजिए बाद में। और यहाँ से रचना लिख दीजिए। फिर रचना क्या है, चंपारण में महात्मा गांधी रचना है, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, खादी का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी रचनाएं रहने वाली हैं। रचनाएं मैंने यहाँ पर 7 बता दी हैं, आपको 7 नहीं तो कम से कम 3 तो लिखनी ही है। चंपारण में महात्मा गांधी लिख दीजिए, गांधी जी की दिन लिख दीजिए, मेरी आत्मकथा लिख दीजिए, तो आपके यहाँ से नंबर पूरे हो जाएंगे। हिंदी साहित्य में स्थान लिख दीजिए, अगर आता है तो, नहीं आता है तो यहाँ से 1 नंबर कट जाएगा आपका, नहीं आता है तो। चेक करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झुलसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झुलसे हुए राजनेता होने के कारण साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता भी थे। ये सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रतिबल प्रचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान था। तो यहाँ से इस प्रकार हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय समाप्त। तो हमने बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय जरूर आएगा, तो इसे एक बार जरूर कंप्लीट कर लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आने ही वाला है। और कवियों में कवियों में 5 नंबर का आता है, तो हम यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का बता देते हैं। आप भी तुलसीदास का ही एक बार स्मरण कंठस्थ कर लेना, आपका वो वहां से पूरा हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का चेक करेंगे सबसे पहले जीवन परिचय।
इस प्रकार आपको लिखना है तुलसीदास जीवन परिचय डाल दीजिए, उसको नेक्स्ट पेज पे लिखना है आपको यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये जो आधा ही पेज है उसके पे लिख दे, नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखना है, तुलसीदास नाम डाल के जीवन परिचय डालना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म लिखना है सबसे पहले 1532 ईस्वी में बांदा जिले के कहाँ जन्म हुआ था, राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा में भी मानते हैं, तो सोरो गांव में नामक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारायण ब्राह्मण थे, ठीक है। इनके पिता का नाम लिखिए आत्माराम दुबे, माता का नाम क्या था, हुलसी ने अर्धभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था, यानी कि ये गलत नक्षत्र में पैदा हुए थे, इन्होंने इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। बचपन में अनेक आपदाओं के कारण ये व्यतीत हुआ है। इनका जो बचपन है बहुत ही दुखद हुआ और बहुत ही आपदाएं आई इन पर ये इस प्रकार इनका बचपन हुआ। और यहाँ पे तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या, विदुषी यानी कि ईमानदार, होनहार और पढ़ी लिखी कन्या रत्नावली के साथ हुआ। इजी सा है, आप समझ सकते हो, मैं बोल रहा हूँ उसी से कहानी इसी बन जाती है, उसी प्रकार आप अपने मन से लिख देना। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अधिक प्रेम था, ठीक है। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले गए थे। मायके चले पर आधी रात में आंधी तूफान आ रहा था उस रात को, तो जाते हुए अपनी पत्नी के ससुराल में जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने इनकी भत्सना की और इनसे कहा, अस्ति चर्म देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम माँ होती न तो भव बीती। इस प्रकार ये उन्होंने एक वाक्य बोला था। इससे तुलसी जी को बहुत तुलसी जी को बहुत बुरा लगा था, ये क्या बोला है। फिर तुलसीदास ने समझा, अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेकों तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी। इस प्रकार आपका जीवन परिचय हो जाता है यहाँ पे पूरा तुलसीदास जी का, ठीक है। और कहाँ कब मरे थे उसे भी चेक करेंगे। काशी के असी गंग के घाट पर चेक करें, काशी के असी गंग के घाट पर 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। इस दोहे को पढ़ लीजिए तो सारी चीजें आपको मरना जीना सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज शरीर। यहाँ पे एक छोटा सा दोहा है, असी गंग के तीर में मरे थे, यहाँ पे असी गंग के तीर पे श्रावण शुक्ला सप्तमी को मरे थे, तुलसी तज शरीर, ठीक है। कृतियां लिख दिए, श्री रामचरितमानस लिखी थी तो आपको पता होगी, दुआवली लिख दीजिए, विनय पुत्र लिख दीजिए, कृष्ण गीतावली, कवितावली, पार्थिव, पार्वती मंगल, बरबे रामायण, रामाज्ञा 10 लिख दिए, 2-4 लिख दीजिए आप पेपर में तो एक काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरी लिखनी है आप सभी को, 2-4 लिख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है साहित्य में स्थान लिख दीजिए अगर आता है तो। साहित्य में स्थान किस प्रकार लिखा जाएगा उसे भी चेक करेंगे एक बार। साहित्य में स्थान लिखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोन्मुखी उन्नति हुई है। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए अनेक निराकरण के उपाय सुझाए, साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज और पुनर्जागरण का मंत्र फूंका इन्होंने। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है। तो यहाँ से इनका हो जाता है जीवन परिचय समाप्त। जीवन परिचय समाप्त होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कुछ श्लोक लिखिए जो स्पष्ट पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिख देना है आपको, अगर आप नहीं आता है तो। श्लोक बता देते हैं कौन सा लिखना है। श्लोक इसे लिख दीजिए जो कि पेपर में ना आया हो, ऐसा लिखना है आप सभी को। इसे लिख दिए, बहुत ही ईजी है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरा वीर भावो वीरता। दोबारा सुनिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है आप सभी के लिए 2025 में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा ये पेपर। जल्दी से जल्दी तैयार कर लिए, अथवा 2 या 3 घंटे बाद ये वीडियो डिलीट हो सकती है। तो मिलते हैं आगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।